स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक पूरी की पूरी यूनिट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से रिलेटेड पूरी की पूरी एक यूनिट का केवल 20 से 25 मिनट के अंदर आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। बस ध्यान रखना, वीडियो के साथ बने रहना और कम से कम आपकी 25-20 नंबर की तैयारी इस वीडियो से मैं बिल्कुल करके जाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कम से कम 16-16 नंबर के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने ही हैं, जो आपके पेपर के अंदर आएंगे ही आएंगे। वीडियो के साथ बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट फर्स्ट फुल सॉल्यूशन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लिए, और इसके अंदर अगर हम देखें, जो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट कौन से बनते हैं क्वेश्चन, आज इस वीडियो के अंदर सारे के सारे कराने वाला हूं, केवल इस वीडियो में ही। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या बनता है, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो 16 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर, और साथ में 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। सेकंड आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी 16 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है और 4 मार्क्स में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद एडोलेसेंस एज, ये जो एज है, ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लगभग आप पिछले पेपर उठा के देख लो, पेपर के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद पेरेंटिंग स्टाइल और पर्सनैलिटी, ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं कराने वाला हूं, और 5 क्वेश्चन में से जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपके 2 क्वेश्चन, यूनिट फर्स्ट में से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे और 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, यानी 16 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और साथ में इन 5 में से, ये जो 5 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आएगा। 100% गारंटी है, 100% गारंटी है। तो यानी कम से कम अगर 20 से 25 मिनट की ये वीडियो आप देख लेते हो तो 20 नंबर की तैयारी आपकी तुरंत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वृद्धि और विकास की जो संप्रत्यय है, जो उसकी अवधारणा है, उसका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, ये मैंने कुछ की पॉइंट्स बना रखे हैं जिससे आप इस क्वेश्चन की जो इंट्रोडक्शन है वो आसानी से लिख सकते हैं। देखिए क्या, स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ये डेवलपमेंट साइकोलॉजी से लिया गया है और साइंटिफिक स्टडी है। यानी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये साइंटिफिक स्टडी है, उसके साइंटिफिक स्टडी के ऊपर बेस्ड है। ग्रोथ मींस क्वांटिटेटिव चेंजेस, ग्रोथ का अर्थ क्या होता है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब जिनको गिना जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी की हाइट में परिवर्तन आता है, किसी के भार में परिवर्तन आता है, यानी जिसको देखा जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है। क्वांटिटेटिव चेंजेस जो होते हैं वो हमारे ग्रोथ के अंदर आते हैं। और कैन बी इजिली ऑब्जर्व्ड, जो हमें कैन बी इजिली ऑब्जर्व मतलब हमें आसानी से देख सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, उनको इवेलुएट कर सकते हैं। इस बच्चे की जो हाइट है वो कैसे बढ़ रही है, इसका जो भार है वो कितना है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है, वो सारा का सारा इसमें आ जाता है। डेवलपमेंट मींस चेंज ड्यू टू एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस, और डेवलपमेंट का अर्थ होता है, विकास का अर्थ होता है, वृद्धि उसमें होती है, लेकिन वृद्धि के साथ साथ जो डेवलपमेंट है वो लगातार चलती रहती है और उसके अंदर कहीं ना कहीं जो वातावरण होता है उसका प्रभाव भी पड़ता है। ड्यू टू एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जो डेवलपमेंट होता है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। और जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या होती है, एक समय आता है और वो रुक जाती है, और लेकिन जो डेवलपमेंट है ये लगातार चलता रहता है, यानी डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जो ग्रोथ होती है ये एक समय पे रुक जाती है। जैसे हाइट बढ़ रही है, अभी छोटे बच्चे हैं, हाइट बढ़ रही है, और लेकिन एक एज ऐसी आती है, उस एज पे आके जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। उसके बाद क्वालिटेटिव चेंजेस,
डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, ग्रोथ के अंदर तो क्वांटिटेटिव चेंजेस आ जाते हैं, और डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटेटिव मींस गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं। भाई हमारे माइंड के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, हमारी बुद्धि के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, हमने कौन से गुणों को धारण किया, वो सारे के सारे जो गुणों से संबंधित है, हमारी बुद्धि, हमारे आईक्यू लेवल किस लेवल का है, तो वो सारा का सारा उसमें डेवलपमेंट में आ जाता है। उसके बाद कैन बी ऑब्जर्व्ड, इसको भी हम देख सकते हैं। मान लो जैसे आपने किसी बच्चे को कोई टॉपिक टीच कराया है, वो टॉपिक टीच कराने के बाद उसने कितना गेन किया, तो उसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो ना, तो वो कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड। तो यानी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसकी जो इंट्रोडक्शन है हम इस तरह से यहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या है भाई, जो डेवलपमेंट है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। प्रिंसिपल्स क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, भाई डेवलपमेंट है जो उसका मीनिंग बताइए, उसका अर्थ बताइए, विकास का अर्थ बताइए, और विकास के जो सिद्धांत हैं उनका वर्णन कीजिए। तो ये आपके प्रिंसिपल्स हैं। केवल एक इस स्लाइड के माध्यम से, केवल एक इस पीपीटी के माध्यम से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। अभी देखिए इसमें डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, यानी जो विकास होता है ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया क्या, डेवलपमेंट। उसके बाद रैपिड डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स, अर्ली ईयर का मतलब होता है जब विकास होता है ना, तो जो अर्ली ईयर्स होते हैं बच्चे के उसमें थोड़ा जल्दी होता है, फिर एक समय पे रुकेगा, फिर और जल्दी हो जाए, इस तरह से मतलब ये डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो चलती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी इसमें ध्यान रखना होता है, या उसके ऊपर बेस्ड होता है। जैसे मान लो घर के अंदर ट्विन है, ठीक है, मान लो दो जुड़वा बच्चे होते हैं, दो जुड़वा बच्चे का जो शारीरिक रूप से जो ग्रोथ है उसकी एक जैसी हो सकती है, लेकिन उसका जो मेंटल लेवल है वो अलग अलग होता है। तो जो डेवलपमेंट है, मतलब जो डेवलपमेंट है इसका एक प्रिंसिपल है कि भाई ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत क्या आ जाता है, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट, पर उसका जो वातावरण है, वातावरण का प्रभाव भी कहीं ना कहीं विकास के ऊपर पड़ता है। अब इसको आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा तो सीबीएसई स्कूल्स के अंदर पढ़ रहा है और एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ रहा है, तो दोनों का जो आईक्यू लेवल है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। दोनों के आईक्यू लेवल के अंदर, दोनों के पर्सनैलिटी के अंदर, दोनों के हाव भाव के अंदर, दोनों के रहन सहन के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो वो क्या कहता है भाई, इन्वायरमेंट, यानी जैसा इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हैं, जैसा इन्वायरमेंट आप बच्चों को देते हैं, बच्चे का जो विकास है वो भी उस तरह से ही होता है। उसके बाद डिपेंड अपॉन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, अब जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है उसकी जो लर्निंग का लेवल है वो उतना बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे लर्निंग का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे उसका जो विकास है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो होती चली जाती है। तो ये भी एक सिद्धांत है। उसके बाद सेक्स डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, सेक्स डिफरेंसेस का मतलब होता है कि जो लड़के हैं या लड़कियां हैं दोनों का जो विकास है उसकी प्रक्रिया अलग अलग चलती है। सेक्स डिफरेंसेस, लड़कियां हैं स्टार्टिंग में उनकी जो ग्रोथ है मतलब धीमे धीमे होती है, और लड़कों की जो ग्रोथ है वो जल्दी होती है, लेकिन फिर लड़कियों की ग्रोथ जल्दी होती है और लड़कों की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरह से मतलब कुछ प्रोसेस चलता है, फिर एक समय के बाद फिर लड़कियों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो यानी जो सेक्स डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा विकास के अंदर भी। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष की ओर चलता है, सामान्य से विशेष की ओर। जैसे ये हाथ है हमारा, सबसे पहले हम क्या है, बच्चा अगर होता है ना पैदा, तो वो सारे हाथ को हिलाता है, फिर एक एक को हिला सकता है। तो यानी क्या कहता है ये भाई, प्रोसीड फ्रॉम जर्नल, जर्नल क्या है, ये पूरा हाथ हिलाना, फिर स्पेसिफिक एक एक को, मतलब इस तरह से। तो ये कहता है भाई प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जो डेवलपमेंट है, जो विकास की प्रक्रिया है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों उसके अंदर आ जाते हैं। डेवलपमेंट ऑकर्स एज ए होल, एज ए होल का मतलब जैसे 1 2 3 4, अब ये क्या है अलग अलग, लेकिन जब ये पूरा आता है तो होल। तो यानी कि क्या कहता है भाई, ऑलराउंड डेवलपमेंट भी आप बोल सकते हैं और एज ए होल। उसके बाद डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल और डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, यानी क्या होता है कि एक दूसरे से संबंधित होती है। तो ये जो प्रिंसिपल्स अगर आ जाते हैं तो ये प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, जो विकास है, विकास की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो हेरिडिटी, वंशानुगत,
एक माँ बाप अगर इंटेलिजेंट है तो बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो भी उस तरह से हो जाता है। एक परिवार की जो स्थिति है, एक परिवार की जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी बच्चे तक पहुंच जाती है। तो यानी क्या होता है कि जो वंशानुगत है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को प्रभावित करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी जो भोजन है और जो उसका लालन पालन है, मान लो वो भी कहीं ना कहीं भोजन है या जो भी व्यवस्था है वो भी हमारे जो विकास की प्रक्रिया है उसको प्रभावित कर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फ्रेश एयर एंड सनलाइट। कहीं पे अगर मान लो ऐसी जगह पे है जहाँ पे फ्रेश एयर नहीं है, सनलाइट डायरेक्टली नहीं जाती है, तो वहां की जो डेवलपमेंट आप देखोगे और एक फ्रेश एयर जो जिसके पास जाती है, सनलाइट डायरेक्टली जाती है, तो उसकी अगर डेवलपमेंट देखोगे तो उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज, जितनी आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो या एक्टिविटीज करते हो वो भी हमारे जो डेवलपमेंट है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। अब मान लो जैसे बच्चा है घर में पबजी खेल रहा है, गेम खेल रहा है, अब वो गेम खेल रहा है, उससे उसका क्या विकास हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन वही बच्चा जब प्लेग्राउंड के अंदर गेम खेल रहा है तो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी एक्टिविटी भी हो रही है। इंटेलिजेंस, उसकी जो बुद्धि का स्तर है उसकी वो किस तरह का है। अगर बच्चे की बुद्धि का स्तर है अगर अच्छा है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, तो उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो डेवलपमेंट है उसको भी वो प्रभावित करता है। रेस एंड कल्चर, मतलब जो संस्कृति है या धर्म है वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करता है। जैसे मान लो अगर एक हिंदू परिवार के अंदर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी डेवलपमेंट उसके धर्म के अनुसार होती है। अगर एक बच्चा मान लो मुस्लिम धर्म के अंदर जन्म लेता है तो उसकी जो विकास है, उसका जो डेवलपमेंट है वो उस तरह से होती है। अगर एक बच्चा सिख धर्म के अंदर मान लो जन्म लेता है तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो उसके हिसाब से होती है, यानी वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल जो फैक्टर होता है ये भी हमारे जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करता है। उसके बाद एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई इंसिडेंट होता है वो भी हमारी जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करेगा। उसके बाद में फैक्टर्स रिलेटेड टू फैमिली, फैमिली से रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं, मान लो जैसे एक फैमिली जॉइंट फैमिली है, एक मान लो सिंगल फैमिली है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करता है। उसके बाद सोशल एंड रिलीजियस एनवायरनमेंट, आपका जो सामाजिक या धार्मिक वातावरण किस तरह का है वो भी हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। अगर आप एनसीआर में रहते हैं आपके बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो उस तरह की होगी, अगर आप एक रूरल एरिया के अंदर रहते हैं उसकी बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो उस तरह से होती है। यानी जैसा प्रभाव आप उसके ऊपर डालोगे बच्चे की डेवलपमेंट उस तरह से होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी अगर बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही है या बच्चे का जो विकास आप चाहते हो उसके अंदर जो शिक्षा है अपनी क्या भूमिका निभा सकती है। गिविंग प्रॉपर गाइडेंस, अगर कोई बच्चा, अगर आपको लगता है उसकी जो डेवलपमेंट है उसका जो प्रोसेस है वो स्लोली चल रहा है, मतलब धीरे धीरे चल रहा है, तो उसके लिए आप उसको प्रॉपर गाइडेंस देके उसका समाधान कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेमिंग करिकुलम, उस तरह का फ्रेम मतलब करिकुलम उनके लिए क्रिएट करके, मान लो जैसे अगर आप चाहते हैं भाई हमारा देश विकसित देश हो, हमारा देश विकासशील हो, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश समाज में सबके लिए सबका साथ सबका विकास, अगर हम ये चीजें चाहते हैं, ये चीजें कहाँ से आएंगी? ये चीजें जब आएंगी जब आप क्लास के अंदर क्लासरूम के अंदर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस लेवल का कम से कम पढ़ाया जाए। उसके बाद एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता क्लासरूम के अंदर, सबका आईक्यू लेवल सबकी मेंटलिटी अलग अलग होती है। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए कि आपके क्लास के अंदर बच्चा किस लेवल का है तो वो ध्यान रखने वाली बात है, उस तरह की एजुकेशन उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। उसके बाद एडिक्वेट एनवायरनमेंट, जब तक आप एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर वातावरण, एक अच्छा वातावरण क्लासरूम के अंदर हो, चाहे अपना घर के अंदर हो, चाहे स्कूल के अंदर हो, मतलब कहीं पर भी हो, अगर आप प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते तब तक आप अपने उद्देश्य के अंदर सफल नहीं हो सकते। उसके बाद एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, आपकी जो क्लास है उसके अंदर सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं, उसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल भी होंगे। एक्सेप्शनल भी दो तरह के होते हैं, विशिष्ट बालक, एक तो बालक होते हैं जिसके अंदर कोई कमी हो और एक होते हैं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को भी हम विशिष्ट बोलते हैं। और जो हमारे सामने बच्चे ऐसे बैठे होते हैं जिनके मेंटल लेवल या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है
तो वो भी विशिष्टता के अंदर आती हैं, तो उन बच्चों का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। भाई वंशानुगत और जो मतलब वातावरण संबंधी अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका निपटारा भी शिक्षा के माध्यम से ही कराया जा सकता है। टीचर एंड हिज पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जो अध्यापक होता है जो उसके पर्सनैलिटी के मीन जो व्यक्तित्व गुण होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन है उसको प्रभावित करेंगे और बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर भी कहीं ना कहीं वो लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं अगर एक अध्यापक ये चाहता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े। उसके बाद ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात एजुकेशन करती है। मिनिमाइजिंग ओवर एक्सपेक्टेशंस, हम आज क्या करते हैं, बच्चा घर में होता है ना, घर में होते ही सबसे पहले हम ये करते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा टीचर बनेगा, मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा वो बनेगा, मतलब इतनी सारी हम अपेक्षाएं उस बच्चे से कर लेते हैं। अरे सबसे पहले तो उसको जन्म तो लोने दो, उसको आगे बढ़ने दो, उसका अपना जीवन विकास तो होने दो, उसने अपने बारे में तो सोचने दो। मतलब पहले ही बच्चा गर्भ में है और पहले से इतनी अपेक्षाएं हम करनी शुरू कर देते हैं, बच्चा होगा ये कर लेगा, वो करेगा, वो करे। अरे कम से कम पहले उसको अपना जो नेचुरल जीवन है वो तो जीने दो, अपेक्षाएं को रखेंगे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन और ट्रीटिंग चिल्ड्रन विद सिंपैथेटिकली, यानी जो बच्चों के साथ में हमने व्यवहार भी करना है ना वो सहानुभूतिपूर्ण करना है। तो ये था एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो विकास है उसकी जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग स्टेजेस। इन्फेंसी पीरियड, बर्थ टू 3rd ईयर्स, जो हमारे इन्फेंसी पीरियड होता है बर्थ टू 3rd ईयर्स तक होता है। उसके बाद चाइल्डहुड 3rd to 12, अर्ली, इसको चाइल्डहुड जो पीरियड होता है ना इसको 2 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है अर्ली और एक लेटर। अर्ली होता है 3 to 6 ईयर्स और लेटर होता है 6 to 12 ईयर्स। उसके बाद एडोलेसेंट पीरियड, एडोलेसेंट पीरियड को हम 13 to 19 ये मान के चलते हैं। और उसके बाद ये भी इसमें 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, एक अर्ली 13 to 15 और एक लेटर 15 to 19। उसके बाद एडल्ट पीरियड 19 to 55 और ओल्ड एज 55 ईयर्स अपवर्ड्स। तो ये हमारे जो स्टेजेस हैं इस तरह से हो सकती हैं। एक ये भी 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन, और 16 मार्क्स में भी आ सकता है। तो 16 मार्क्स में कैसे आ सकता है वो अभी डिस्कस करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है आपका जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है भाई जो हमारे डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, और उनमें आपका मान लो आ जाता है भाई जो इन्फेंसी पीरियड है इसको एक्सप्लेन कीजिए, या फिर चाइल्डहुड पीरियड है उसको एक्सप्लेन कीजिए, या एडल्टहुड है उसको एक्सप्लेन कीजिए, या फिर ओल्ड एज। अब ये 4 तरह से आपका क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन जब आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ पॉइंट हैं जिसको आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए फिजिकल डेवलपमेंट। अब मान लो जैसे आपका इन्फेंसी पीरियड आ जाता है अगर आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, बाल्यावस्था या मान लो शिशु अवस्था आ जाता है, ठीक है, या चाइल्डहुड से रिलेटेड बाल्यावस्था आ जाता है, मतलब कोई भी इनमें से एक आ जाता है। तो सबसे पहले आप ये सोच के चलो ये जो पॉइंट्स है ना ये सारे ये पॉइंट्स आपने लिखने ही है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स लिख के और 2-2, 3-3, 4-4 लाइनों के अंदर आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। अब जैसे देखिए मान लो फिजिकल डेवलपमेंट है, अब मान लो जब बच्चा इन्फेंसी पीरियड के अंदर होता है तो उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। बच्चा छोटा सा है, ठीक है, अब मान लो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसका वजन कितना है, अभी वो 1-2 वर्ड कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन उसका जो हाव भाव है या उसके जो चाल चलन है या जो उसका रोना है या उसका जो हंसना है वो सारा का सारा आपको बताते हैं। तो यानी कि वो क्या कहता है भाई जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसकी किस तरह की है। उसके बाद मोटर डेवलपमेंट क्या है, मेंटल डेवलपमेंट उसकी क्या है। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब बच्चे ने अभी क्या सीखा, तो जो भी आपको देखो हम इस एज से सब निकल कर आए हैं,
तो हमें जो जो लगता है हम उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में जैसे आप ये समझ सकते हो, भाई मान लो बच्चे को भूख लगती है, वो रोने लग जाता है। बच्चे अगर मान लो अभी मान लो भूख नहीं है तो हंस रहा है, खेल रहा है, तो हमें भी लगता है भाई बच्चा खेल रहा है तो इसका मतलब उसको भूख नहीं लगी है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का क्या है, जैसे मान लो इन्फेंसी पीरियड के अंदर बच्चा होता है, अब मान लो घर का परिवार का कोई बच्चा या कोई सदस्य है, उसको अपनी गोद में ले लेता है, वो मतलब शांत है, लेकिन बाहर का आके अगर उसको ले लेता है वो रोने लग जाता है, यानी उसकी जो सोशल डेवलपमेंट है वो नहीं है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कंसेप्ट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग। पॉइंट आपने ये सारे लिखने हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपने अलग अलग करनी है। अगर चाइल्डहुड आ जाता है तो आपने उन पॉइंट्स को इसमें एक्सप्लेन कर देना है, अगर एडल्टहुड आ जाता है तो उसमें एक्सप्लेन कर देना है। तो इस तरह से जो भी चेंजेस हमें लगता है उसके अकॉर्डिंग हम ये एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडोलेसेंट एज। एज कौन सी है, 13 to 19। अब इसको क्या बोलते हैं, तूफान का काल। ठीक है, तूफान का काल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जैसे की पॉइंट्स है मैंने लिख रखे हैं, यहां से आप इसकी इंट्रोडक्शन को बना सकते हैं खुद। इंपॉर्टेंट स्टेज है, मतलब जो मानव है, मानव जीवन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण एज है वो एडोलेसेंट एज मानी गई है। मोस्ट क्रिटिकल पीरियड है, मतलब ये ऐसा पीरियड है इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेज आते हैं और उन चेंजेज को हम देख के घबरा भी जाते हैं और हम मतलब बहकने की भी हमारी गुंजाइश बनी रहती है। फेस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जो मतलब वो डिफिकल्ट होती हैं और उसको फेस करनी पड़ती हैं जो भी एडोलेसेंट एज में जाता है। और कुछ चेंजेस उसके शरीर में ऐसे आते हैं वो दूसरे को बताते हुए भी मतलब हिचकिचाता है, तो शर्म महसूस करता है। प्रोसेस ऑफ चेंजेस, ये मैंने परिवर्तन से संबंधित बताई दिया। द वर्ड एडोलेसेंस डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलोसेर, एडोलोसेर से बना है और जिसका अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना। पीरियड बिटवीन द लेट चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की जो अवस्था है वो ये है। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड हैं, मतलब की पॉइंट्स हैं, यहां से आप 8-10 लाइन के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक डाल दूंगा 5 क्वेश्चन का, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब ये क्या है, इस चार्ट के माध्यम से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने क्लियर। इस चार्ट के माध्यम से एडोलेसेंस एज का पूरा जो क्वेश्चन है आपके सामने बिल्कुल क्लियर। अब कैसे क्लियर है देखिए, स्टार्ट करते हैं। अब मान लो जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, भाई जो एडोलेसेंट एज है 13 to 19, इसकी विशेषताएं क्या हैं। चेंज इन हाइट एंड वेट, यानी जो हमारी हाइट होती है और जो हमारा वेट होता है उसके अंदर चेंजेस आना। ठीक है, उसके बाद सेक्स डेवलपमेंट, मैंने अभी आपको बताया ही है, हमारे जो हार्मोन्स वगैरह हैं उसके अंदर परिवर्तन आता है, तो हमारे जो सेक्स से रिलेटेड जो भी चेंजेस आते हैं वो भी है। उसके बाद चेंज इन बॉडी फंक्शन, हमारा जो शरीर है उसके अंदर परिवर्तन आता है। साइकोलॉजिकल चेंजेस, हमारा जो मनोवैज्ञानिक तौर पे हमारी जो सोच है उसके अंदर भी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि अभी हम एक ऐसी अवस्था के अंदर कदम रख रहे हैं जो हमें जवानी का एहसास कराता है। रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मेमोरी एंड इमेजिनेशन, मतलब हर टाइम हम इमेजिनेट रहते हैं, मतलब इमेजिनेशन में रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। उसके बाद हाई होप्स एंड एस्पिरेशंस, हमारी जो होप्स होती हैं, जो हमारी इच्छाएं होती है वो हाई हो जाती हैं। उसके बाद स्पेशल फीलिंग्स, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो स्पेशल आनी शुरू हो जाती हैं इस एज के अंदर। उसके बाद लव एंड अफेक्शन और सोशल इंटरेस्ट, तो कोई मतलब अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है ये, तो ये सारी की सारी विशेषताएं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नीड्स क्या हैं, आवश्यकताएं क्या हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडोलेसेंट एज क्या है, किशोरावस्था क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। या फिर क्वेश्चन आ सकता है विशेषताएं क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या है और एजुकेशन उसके लिए क्या भूमिका निभा सकती है। तो देखिए, सिक्योरिटी नीड्स, ये ऐसी अवस्था होती है यहाँ पे बच्चे सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो उनको सुरक्षा प्रदान करना।
उसके बाद सेक्सुअल नीड्स, सोशल नीड्स, नीड फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, ये मैंने आपको पहले करा रखा है, तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नीड ऑफ सेल्फ रिकॉग्निशन, फ्रीडम फ्रॉम इंडिपेंडेंस, नीड फॉर सेल्फ सपोर्ट, नीड फॉर अचीवमेंट्स, नीड फॉर फिलॉसफी ऑफ लाइफ। उसके बाद आ जाती है प्रॉब्लम कौन कौन सी है। एक तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके अंदर जो चेंजेज आते हैं, उसके हाव भाव के अंदर जो चेंजेज आते हैं, वो समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा और हम भी उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके बाद टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप इन स्कूल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बच्चे की जो आवश्यकताएं है वो ज्यादा बढ़ जाती है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं अड़े आ जाती है। फ्रीडम फ्रॉम होम, बच्चा क्या चाहता है इस उम्र के अंदर, आजादी चाहता है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो उसको आजादी देना पसंद नहीं करते, तो ये भी एक उसकी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको कोई भी समझ नहीं पा रहा है। ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स, फ्रेंडशिप प्रॉब्लम्स, सेक्स प्रॉब्लम्स, मॉरल बिहेवियर और फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप प्रॉब्लम में लिख सकते हैं। अब एजुकेशन अपनी क्या भूमिका निभा सकती है, तो देखिए, मान लो एम्फेसिस ऑन फिजिकल एक्टिविटीज एंड गेम्स, बच्चे का जो दिमाग है अभी दूसरी दिशा में गया हुआ है और उसको आपने इन्वॉल्व करना है किस साइड में, फिजिकल एक्टिविटी करा के। तो बच्चे को कहीं ना, देखिए तूफान का काल मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये समय ऐसा है, बच्चा बहक भी सकता है, बच्चा भटक भी सकता है। बच्चा भटके ना, उसको किसी न किसी काम में आपको लगाने की आवश्यकता है, उसकी प्रॉब्लम को, उसकी समस्या को समझने की आवश्यकता होती है। तो यानी क्या कहता है, एम्फेसिस ऑन फिजिकल एक्टिविटीज, प्रोविजन फॉर सेक्स एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन मैनुअल वर्क, टीचिंग ऑफ मोरल एजुकेशन, डेमोक्रेटिक एटमोस्फियर, गाइडेंस सेंटर्स, प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटीज, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशंस और को करिकुलर एक्टिविटीज। इस तरह से एजुकेशन अपनी भूमिका निभा सकती है। अगर आप ये पॉइंट्स को कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फोर्थ। अब क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, पेरेंटिंग स्टाइल, जो हमारा अभिभावकीय शैली होती है, अभिभावकीय शैली वो क्या होती है, पेरेंटिंग स्टाइल। और इसकी जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग एंड सपोर्टिंग द फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चा आपके घर में है और उस बच्चे की आपने देखभाल करनी है। अब ये देखभाल आपने कैसे करनी है, ये पेरेंटिंग स्टाइल बताता है। बच्चे की जो प्रोमोटिंग एंड सपोर्टिंग द फिजिकल, मतलब उसका जो शारीरिक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है, उसका सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, उस बच्चे का जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये बताता है। फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड, डिफरेंट इन ईच फैमिली, या डिफरेंट इन ईच फैमिली केवल एक पॉइंट, लेकिन आपको ये बता देगा भाई हर परिवार के अंदर जो बच्चा है उसका जो पालन पोषण है, उसका जो लालन पालन है, वो हर परिवार के अंदर अलग अलग होता है, डिफरेंट इन एवरी फैमिली, ईच फैमिली। मेंटेनिंग क्लोज रिलेशनशिप, उन बच्चों के साथ में क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करना। इन प्रेजेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पेरेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। आज के दिनों की अगर बात की जाए, आज जो समाज है बच्चों को गलत दिशा में लेके जा रहा है। जैसे मान लो मोबाइल ही है, बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अब बच्चे ना बिगड़े तो पेरेंट्स को उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन के अंदर इतना लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। अब इसके जो टाइप्स हैं वो क्या है, एक तो होता है अथॉरिटेरियन स्टाइल। और अथॉरिटेरियन स्टाइल का मतलब क्या होता है भाई, इस टाइप के अंदर क्या होता है कि जो बच्चा है वो उसकी जो इच्छा होती है वो इच्छा का ध्यान नहीं रखा जाता। मान लो जैसे क्या होगा, अब इसमें बच्चे की इच्छा है और जो पेरेंट्स है ना, माता पिता, उस बच्चे की जो इच्छा है उसका ध्यान नहीं रखते। नहीं रखते का मतलब जब वो ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उनके ध्यान न रखने के कारण अनुशासन में उनको रखने का काम करेंगे, अनुशासन में रखने का काम करेंगे और कठोर नियंत्रण उनके ऊपर रहेगा। जब कठोर नियंत्रण उन बच्चों के ऊपर रहता है तो वो बच्चे किस तरह के हो जाएंगे, फिर पाबंदियां आप उनके ऊपर लगा दोगे
और नियमों का पालन बच्चे को करने के लिए बोलोगे और स्वाभाविक योग्यताओं का उनका विकास नहीं हो पाएगा। यानी बच्चे की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी जब आप उसके ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी लगाते हैं। तो ये इस तरह से इस टाइप के अंदर आ जाता है ऑथोरिटेरियन स्टाइल के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा परमिसिव स्टाइल। अब परमिसिव स्टाइल क्या कहता है, देखिए परमिसिव स्टाइल का मतलब होता है कि बच्चों को स्वीकार करना लेकिन अपेक्षाएं नहीं। यहां क्या करता है भाई, बच्चे की जो इच्छा है उसको स्वीकार तो कर लिया जाता है, उसको पूरा भी कर लिया जाता है, लेकिन बच्चे से अपेक्षा नहीं रखी जाती। मान लो जैसे अपेक्षा नहीं, मान लो बच्चे ने अगर मान लो बाइक की डिमांड की है तो पेरेंट्स ने क्या किया, बाइक दिला दी। ठीक है, बच्चे ने अगर कार की जिद की है तो पेरेंट्स ने वो कार भी दिला दी। यानी यहां ये जो स्थिति है, ये स्थिति ये कहती है कि बच्चे के ऊपर आपने लाड प्यार ज्यादा दिखाना है। बच्चे के ऊपर आपने लाड प्यार तो दिखा दिया, लेकिन लाड प्यार दिखाने से क्या हुआ, आपने परिवार के अंदर, घर के अंदर कोई भी नियम उसके ऊपर लागू नहीं किया, कोई भी नियंत्रण उसके ऊपर नहीं रहा। आपके लाड प्यार के अंदर क्या हुआ, वो बच्चा बिगड़ैल हो गया। यानी वो बच्चा अपने रास्ते से भटक गया। रास्ता भटकना, अपने जीवन से भटक गया, आपके अब वो काबू में नहीं रहा, आपके लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया। तो ये आ जाता है परमिसिव स्टाइल में। नेक्स्ट आ जाता है फिर अनइन्वॉल्व स्टाइल। और अनइन्वॉल्व स्टाइल क्या कहता है कि परवरिश में माता पिता लापरवाह हो जाते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखते, जिम्मेदारी निभाने में रुचि नहीं लेते। यानी बच्चे का ध्यान न रखना, रुचि न रखना, बच्चे के प्रति लापरवाह हो जाना, ऐसी जब स्थिति आएगी तो वो बच्चा आक्रामक रूप धारण कर लेता है, वो बच्चा समाज के लिए घातक साबित हो सकता है। वो इसमें ये बता रहा है। अकेलापन बच्चे के अंदर आ जाता है, निराशा की भावना आ जाती है, चिंताहीनता आ जाती है, समाज विरोधी वो बच्चा हो जाता है जब वो अनइन्वॉल्व्ड स्टाइल में आता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑथोरिटेटिव स्टाइल। अब ऑथोरिटेटिव स्टाइल का मतलब है कि ये जो है ऑथोरिटेटिव, ये सबसे अच्छी स्थिति है। यानी सबसे अच्छी स्थिति का मतलब है भाई, इसमें क्या होता है, सबसे अच्छी स्थिति इसलिए बोला गया कि इसमें बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, बच्चे की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना, बच्चे का पूरा ध्यान रखना, बच्चे से अपेक्षा भी रखना, अपेक्षाएं रखना। मेरा बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, मेरा बच्चा क्या करेगा। अगर बाइक की उसने डिमांड रखी है, बाइक आपने दिला दी, इच्छा पूरी कर दी, तो आप उसको समझा भी रहे हो भाई कैसे चलना, रोड के ऊपर किस तरह से चलना। तो ये सारा का सारा जब आप उसके ऊपर नियंत्रण भी रखोगे, साथ के साथ अपेक्षा भी रखोगे, तो ये आ जाता है ऑथोरिटेटिव स्टाइल के अंदर। तो इस तरह से टाइप्स के बारे में पेरेंटिंग स्टाइल। नेक्स्ट देखिए, ये भी सेम है, वही सेम है, ऑटोक्रेटिव, डेमोक्रेटिव, इंडल्जेंट और नेग्लेक्टिंग। नेग्लेक्टिंग का मतलब वही भाई अनइन्वॉल्वमेंट, जब आप उसका बच्चे का ध्यान नहीं रखोगे, तो ये इंडियन मॉडल ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल में आ जाता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या कहता है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो पेरेंट स्टाइल है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो पेरेंट्स रिलेशनशिप, पेरेंट्स मेंटल हेल्थ। पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है, माँ बाप का जो रिलेशन आपस में है वो किस तरह का है, और उनकी जो मेंटल हेल्थ किस तरह की है, वो बच्चे को प्रभावित करती है। पेरेंट्स एडिक्शन, भाई पेरेंट्स की जो आदत है, मान लो कोई बुरी आदत है, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, वो भी बच्चे के अंदर भी आ सकती है, हो सकता है। तो बच्चा, उसके बाद चाइल्ड मेंटल हेल्थ, सोसाइटी लिटरेसी स्टैंडर्ड एंड सोशल रिलेशन, भाई जो आप जिस समाज में रहते हो उसका जो लिटरेसी स्टैंडर्ड है वो किस तरह का है, सोशल रिलेशन, कल्चर, कस्टम्स एंड लैंग्वेज, पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट,
मतलब जो पेरेंट्स है उसका रोजगार का साधन है किस तरह का है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब वाला है, किस तरह का है, पेरेंट्स इनकम कितनी है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, चाइल्ड जेंडर, बर्थ ऑर्डर और पेरेंट्स अटैचमेंट, ये सारे के सारे पॉइंट क्या शो करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पेरेंटिंग स्टाइल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म, नॉट यूनिवर्सल। अब ये कहता है कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है ना ये हर जगह एक जैसा नहीं है भाई, कहीं पे मान लो किसी परिवार की जो स्थिति है वो किस तरह की है, किसी समाज की स्थिति किस तरह की है, किसी देश की स्थिति किसी तरह की है, तो यानी क्या कहता है, नॉट यूनिवर्सल। उसके बाद नो यूनिवर्सली बेस्ट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, मतलब यूनिवर्सल तौर पे अगर देखा जाए कोई भी तरीका है भाई वो बेस्ट नहीं। कोरिलेशन बिटवीन पेरेंटिंग स्टाइल एंड बिहेवियर, इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर ऑन पेरेंटिंग स्टाइल और नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये क्रिटिसिज्म भी हो सकता है या लिमिटेशंस भी हो सकती है पेरेंटिंग स्टाइल से रिलेटेड। ये भी क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स के लिए एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी इज द वन वर्ड इन साइकोलॉजी विच इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ अस। किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए, हमने क्या बोला, पर्सनैलिटी बड़ी गजब है भाई। किसी का शारीरिक जो हाव भाव है वो किसी तरह का है, हमने उसकी पर्सनैलिटी उससे मान ली। उसके बाद रादर केयरलेसली एंड लूजली इट इज misquoted as temperament or character. We often identify it with the externally of an individual. जो उसका बाहरी दिखावा है एक्सटर्नली, केवल हम उसको जज करके किसी की पर्सनैलिटी को जांचने की प्रयास करते हैं। हिज लुक्स, उसके लुक्स कैसी है, उसकी वॉइस कैसी है, उसकी ड्रेस कैसी है, उसका मैनर क्या है, उसके गेस्चर्स क्या है, हाव भाव क्या है। द एक्सटर्नल्स और फिजिक एंड अपीयरेंस कॉन्स्टिट्यूट ओनली वन फैक्टर इन वंस पर्सनैलिटी। यानी क्या कहता है, जो हमारा फिजिक है, जो हमारा एक्सटर्नल है, जो हमारी अपीयरेंस है, ये तो केवल एक पक्ष को दर्शाता है पर्सनैलिटी का। नेक्स्ट देखिए मीनिंग। मीनिंग क्या कहता है, द वर्ड पर्सनैलिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड persona which means mask. In olden days, in the Greek dramas, the actors used to wear mask to play their role. यानी पहले क्या होता था, रोल प्ले करने के लिए मास्क पहना जाता था। जैसे मान लो किसी ने रावण है, रावण का चरित्र निभाना है, मास्क पहन लिया। किसी ने मान लो किसी राक्षस का चरित्र निभाना है, मास्क पहन लिया। तो वो जो मुखौटा है वो पहना जाता था कब, ओल्डन डेज में, पहले के में जब ग्रीक ड्रामाज होते थे। एट दैट टाइम दिस वर्ड वाज यूज्ड टू रेफर टू द रोल प्लेड बाय द इंडिविजुअल एंड द impression others get of him. Psychologically, personality is the integrated and dynamic organization of the physical, mental, moral and social qualities of the individual as that manifest itself to others in social life. So it is the total being of man. It refers to one's total makeup, that is biological as well as sociological, his physique and chemic, his emotionality, his intelligence, his character और his sociability all makeup. तो यानी कि अब क्या है, पहले तो केवल ये मुखौटा था, लेकिन आज की अगर बात की जाए, चाहे उसका सोशल है, चाहे उसका करेक्टर है, चाहे उसकी इंटेलिजेंस है, चाहे उसका सोशोलॉजिकल है, चाहे उसका फिजिक है, वो सारी की सारी चीजें ऑल राउंड डेवलपमेंट अब आज पर्सनालिटी के अंदर देखी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या कहती है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपने करना है तो क्वेश्चन के अंदर आपने डेफिनेशन तो लिखनी ही है। तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। अब वुडवर्थ क्या कहता है, personality as the total quality of an individual's behavior as it is revealed in his characteristics, his habits of thought and expression, his attitudes, interest and his own philosophy of life. According to Matt Faisal,
पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ all the mental, emotional, physical characteristics of the individual in relation to his environment। तो ये दो आपके सामने डेफिनेशन है, तो कोई भी एक या दो डेफिनेशन आप इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब विशेषताएं क्या हैं? एक तो यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब क्या होता है भाई, जो हर एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो अलग अलग है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, अद्वितीय है। परसिस्टेंट क्वालिटी, जो उसके अंदर जो क्वालिटी है, जो उसके अंदर गुण है, वो भी सभी के अंदर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो व्यक्तित्व के जो भी गुण होते हैं वो सब में अलग अलग हैं। उसके बाद डायनामिक सोशल इंटरेक्शन। पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट्स टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअल, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, consistent pattern, product of heredity and environment. Personality is biodimensional, self-awareness. पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर आर नॉट सिनोनिम। यानी जो पर्सनैलिटी है और जो कैरेक्टर है वो एक अर्थ नहीं रखते, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो ये आप विशेषताएं हैं, दो दो चार चार लाइनों के अंदर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की जो नेचर है वो क्या कहती है? देखिए, द टाइप अप्रोच थ्योरी। अब जो टाइप अप्रोच थ्योरी है वो क्या कहती है? टाइप अप्रोच थ्योरी के अंदर क्या बताया गया है? हमारे जो शारीरिक गुण हैं, टाइप अप्रोच थ्योरी के अंदर जो शारीरिक गुण आते हैं वो इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रेट, जो हमारे अंदर के जो गुण होते हैं, शारीरिक, मान लो जो विकास है ना, शारीरिक विकास तो यहां से संबंधित है, शारीरिक विकास, और यहां पे आ जाते हैं हमारे ट्रेट्स, गुण, यानी जो हमारे व्यक्तित्व के गुण होते हैं। और साइको एनालिटिक थ्योरी। अब साइको एनालिटिक थ्योरी क्या कहती है भाई, जैसे हमारे अंदर व्यक्तित्व का जो विकास है वो किस तरह से हुआ, व्यक्तित्व का विकास किस तरह से हुआ और उसका मूल्यांकन, वो आ जाता है यहां पे। और उसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जो मानवीय हमारे गुण होते हैं, ह्यूमनिस्टिक में व्यक्तित्व का विकास है या सामान्य जीवन में अंतर्निहित जो भी हमारे गुण होते हैं अंतर्निहित, तो वो इसमें आ जाते हैं। और उसके बाद लर्निंग अप्रोच थ्योरी, अधिगम से संबंधित। तो ये हमारे क्या होते हैं भाई, जो भी नेचर ऑफ पर्सनैलिटी है, तो ये हम इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं, चाहे शारीरिक विकास से संबंधित हो, गुणों से है, विकास या मूल्यांकन से है, अंतर्निहित जो भी योग्यताएं हैं, और अधिगम से रिलेटेड, तो वो इसमें आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। अब पर्सनैलिटी को असेस करने की जो टेक्निक है वो कौन कौन सी हैं? अब देखिए, एक तो होता है हमारा सब्जेक्टिव, एक है ऑब्जेक्टिव, और एक होता है प्रोजेक्टिव। यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा सब्जेक्टिव का अर्थ क्या है। सब्जेक्टिव क्या होता है? अब जो सब्जेक्टिव है, व्यक्ति अपने आप को अवलोकन का पात्र मानकर, यानी यहां क्या है भाई, व्यक्ति अपने आप को अवलोकन का पात्र मानकर अपने जो गुण हैं, अपनी जो योग्यता है उसका बखान करता है। अब वो बखान कैसे कर सकता है? वो जैसा है, स्वयं जैसा है, उससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपने बारे में बताता है, अपनी जो कमियां हैं उनको कम बताता है। तो ये आ जाता है, इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति स्वयं अपनी अभिवृत्ति, लक्षण, अनुभव और उद्देश्य तथा रुचियों के संबंध में क्या कहना चाहता है। तो ये जैसे आता है ऑटोबायोग्राफी। अब जब वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, स्वयं जब अपने बारे में लिखता है, तो वो अपने गुणों का बखान करता है। अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उनकी कमियों को कम बताता है। केस स्टडी आ जाता है, इंटरव्यू आ जाता है, और क्वेश्चनेयर, यानी ये तो आ जाता है हमारा सब्जेक्टिव से रिलेटेड, जब हम अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। 4 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में बताता है,
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में बताता है और प्रत्यक्ष व्यवहार का उसका अवलोकन करता है, उसके संबंध में क्या निर्णय लेता है, व्यवहार का सही मूल्यांकन उसके वातावरण में रखकर किया जाता है। जैसे सिचुएशनल टेस्ट है, ऑब्जर्वेशन है, रेटिंग स्केल है और फिजियोलॉजी है। अब मान लो जैसे आपके जो बीएड आप कर रहे हो, आपने ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को ऑब्जर्व करना, ठीक है, दूसरे को ऑब्जर्व करना। रेटिंग स्केल है, जैसे आपको आपके माइक्रो लेसन प्लान है, आपने देखा होगा उनके पीछे ना रेटिंग स्केल होती है। अब रेटिंग स्केल में क्या है भाई, आपने कौन कौन से गुण, कौन कौन सी इसमें जो बातें आई थी आपने अपने अंदर उसको पकड़ा है, धारण किया है, तो ये आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्टिव। प्रोजेक्ट में मीन्स कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, कुछ टेस्ट दिए जाते हैं जिसके माध्यम से बच्चा पर्सनैलिटी के बारे में बता सकता है या उसको जज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें, मान लो जैसे पहला है रोसा टेस्ट। अब इसको रोसा शाही धब्बा भी बोला जाता है, यानी बच्चे के सामने रोसा शाही धब्बा के अंदर परीक्षण के अंदर इसका जो प्रतिपादन है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हरमन रोसा ने किया था 1921 में। और इसमें 10 कार्ड होते हैं जिसमें से 5 कार्ड काले और 5 कार्ड लाल होते हैं। और काले और लाल कार्ड जो होते हैं ना, उसमें इन कार्डों के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इस परीक्षण के माध्यम से उसकी बुद्धि, सामाजिकता, समायोजन, संवेगात्मकता, स्थिति, कल्पनाशीलता, अहम शक्ति का आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें कार्ड होते हैं, कार्ड बच्चों को देके उसकी सहायता से। उसके बाद एक होता है टैट, एक होता है कैट। टैट का मतलब थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, और थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में क्या होता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण। इसमें क्या होता है, इसका जो प्रतिपादन है, सबसे पहले तो क्या देखो, मॉर्गन या मुर्रे। अब मॉर्गन और मुर्रे ने इसका प्रतिपादन किया, और टैट का थीमेटिक। और इसमें क्या होता है कि कुल कार्ड की संख्या होती है 31। टैट में 31 कार्ड की संख्या होती है। 10 तो होती है महिलाओं से संबंधित, 10 होते हैं पुरुषों से संबंधित, और 10 होते हैं दोनों से संबंधित, और एक होता है ब्लैंक, खाली चार्ट, ठीक है। और थीमेटिक का मतलब क्या है कि कहानी लिखने के लिए बोला जाता है, और विद्यार्थी को कम से कम 10 कार्ड पर कहानी लिखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। अब ये कैट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है, इसका जो विकास है डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने किया था। और इस परीक्षण में 10 कार्डों पर जानवर बने होते हैं, यानी इसमें है 10 कार्ड, और उन पर जो एनिमल्स होते हैं उनकी पिक्चर्स होती हैं, एनिमल्स की पिक्चर होती हैं। और उसमें क्या होता है, बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है, और 3 से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चों पर यह लागू होता है, कैट एप्रिसिएशन यानी चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। उसके बाद प्ले टेक्निक के माध्यम से, या फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट और इनकम्प्लीट सेंटेंस टेस्ट। तो इस तरह से ये हमारे प्रोजेक्टिव से संबंधित, हमारे पर्सनैलिटी को जांचने से संबंधित कुछ टेस्ट हैं। तो ये था आप लोगों के लिए यूनिट फर्स्ट का पूरा सॉल्यूशन। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करके जाना, शेयर कर देना। थैंक यू।